Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Taxation. What is taxation? आप में से बेंजामिन फ्रैंकलिन को तो जानते होंगे आप। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका का लॉ बनाया 1789 में, तो उसने एक अपनी कौम से ख़िताब किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे ही रिस्पेक्टेबल है अपनी कौम के लिए जिस तरह हमारे लिए कायदे आज़म है। आपने डॉलर पे तस्वीर देखी होगी, जैसे हमारे करेंसी पे तस्वीर कायदे आज़म की है, इसी तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो है वो अमेरिकन डॉलर पे तस्वीर है। तो जब उसने लॉ ये बनाया तो उसने एक स्टेटमेंट दी कि अब हमने अमेरिका का लॉ इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त बना दिया है कि इसको कभी ज़वाल नहीं आएगा। क्योंकि वो बहुत समझदार बंदा था, तो ये बात कहने के बाद उसको फ़ौरन फिर एक ख़्याल आया। उसने कहा, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें श्योर हैं। इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज़ श्योर एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। ये तो उसने कह दिया कि ज़वाल नहीं आएगा, लेकिन फिर उसको ख्याल आया भी नहीं, चीज़ें दो ही हैं जिसको ज़वाल नहीं है। एक मौत है, मौत ने सर्टन है, मौत आनी ही आनी है, और दूसरा टैक्स है, वो आपको देना ही पड़ना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सबसे बड़ी इकॉनमी के जो बाबा कौम हैं उसका ये ख्याल है कि टैक्स के बगैर गुजारा नहीं है, टैक्स श्योर है। तो इसीलिए मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ कि टैक्सेशन का बड़ा ग्रोइंग फील्ड है। इसमें अभी आप इसको सीखें और ये काम करें और अवेयरनेस दें आवाम को। टैक्सेस के बगैर किसी भी कंट्री का गुजारा नहीं है। तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में दो तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि हमने मोस्टली पढ़ लिया है, जो हमारा कोर्स आउटलाइन था हमने मुकम्मल कर लिया। उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके हमने तमाम अपने पोर्शन पढ़ लिए हैं जो अपने कोर्स में थे। सेकंड वन है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तीन टैक्सेस की किस्में आती हैं। एक है कस्टम्स, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज। अच्छा, कस्टम्स ऐसा टैक्स है जो किसी भी मुल्क में जब बाहर से कोई चीज़ आती है तो उस पे लेवी लगाई जाती है, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको सेव रखा जाए। तो इसलिए कस्टम ड्यूटी उस पर लगती है, जिसकी वजह से हम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं ताकि अपनी होम इंडस्ट्री भी सेव रहे और जो बाहर से आए उससे रेवेन्यू की अर्निंग भी हो सकती है। और सेकंड वन है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स है वैल्यू एडिड टैक्स। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो है हमारा, जो पाकिस्तान में लागू है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सारा इसका। और फेडरल एक्साइज ये इंपोर्टेड गुड्स पे भी लगती है और जो हमारी उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उन पे भी लगती है, लेकिन लिमिटेड है, सब पे नहीं है। सेल टैक्स मोस्टली है, लेकिन जो 6 शेड्यूल है वो एग्जाम्प्ट चीज़ें हैं, जिसमें बुनियादी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप गंदम कह लें, चावल कह लें, ज़रूरियात ज़िंदगी की दालें, रोटी, ब्रेड, दिस दैट, ये चीज़ें जो है ना, ये 6 शेड्यूल में आती हैं, उन पे टैक्सेस नहीं है, बाकी सब पे टैक्सेस है। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स जो है, ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, जिसको हम कहते हैं एक्ट, जिसको हम पढ़ेंगे। ये 1951 में आया था और अमेंड होके फिनांस एक्ट 99 में जो आज का सेल्स टैक्स प्रिवेल कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है। अब ये लगता कहाँ है सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स जो भी चीज़ इंपोर्ट हो रही है उस पे लगता है, एक्सपोर्टेशन पे लगता है, चीज़ों की सप्लाईज़ पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, कंजम्पशन पे लगता है। बेसिकली ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है जो के पॉपुलेशन उस मुल्क की वो देती है। इनडायरेक्ट टैक्स इसको क्यों कहा कि अगर ये फैक्ट्री वाला, किसी वाला भी मैन्युफैक्चरर देगा तो वो आके वापस कलेक्ट कर लेगा एंड कंज्यूमर से। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक शर्ट ख़रीदी है। अब आप जब शर्ट परचेज़ करेंगे तो उसमें वो आपको प्राइस लिखेगा आपकी, जी ये 4000, 5000, 6000 की है, उस पे 18% सेल टैक्स है। अब जो आपने 18% उस पे सेल टैक्स दे दिया, अगर हम 1000 को करो तो 180 रुपीज़ है, अगर 10,000 को करेंगे तो 1800 रुपये है। वो मैं सीधा करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वो 1800 रुपये आपने अभी टैक्स पे कर दिया। वो टैक्स जो स्पिनर ने धागा बेचते हुए किया था, जो वीवर ने कपड़ा बनाते हुए किया था,
जो डायर ने डाइंग करते हुए किया था, जो मैन्युफैक्चरर जो कपड़े सिलाई करने वाले हैं उन्होंने सिलाई करते हुए किया था, तो स्टिचिंग वालों ने स्टिचिंग करते हुए किया था, वो सारा थोड़ा थोड़ा ऐड होता 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 आके टोटल 1800 रुपया बना और आपसे गवर्नमेंट ने 1800 ले लिया। तो उन सब को उनकी एडजस्टमेंट दे दी, तो वो एंड कंज्यूमर ने टैक्स देना है, बिजनेसमैन में इसमें कोई एक पैनी भी नहीं देनी। तो ये जैसे कि टेक्सटाइल की मैंने एक एग्जांपल दी है, तो मेरी एक स्टडी है टेक्सटाइल सेक्टर पे, उसको आप भी देखिएगा, उसको पढ़िएगा, तो उस सुनिएगा। उस स्टडी में मैंने पूरा टेक्सटाइल का प्रोसेस समझाया हुआ है और किस किस तरह से लगता है। तो ये रिलेट करता है, लेवी करता है टैक्स ऑन सेल्स। जब हम सेल्स करते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि वो आपको किसी शॉप ने शर्ट सेल की तो उन्होंने आप पे सेल टैक्स लगा दिया, या जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पे भी सेल टैक्स लगता है कस्टम ड्यूटी के साथ, एक्सपोर्टेशन पे भी लगता है कि उसको रिफ़ंड मिलता है जो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि अपने मुल्क में टैक्स लेना होता है। कुछ को प्रोडक्शन पे लगता है, जैसे कि भट्टे वगैरह हैं इनके फिक्स भी लगता है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे नोट होता है कि जैसे स्टील सेक्टर है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इतना टैक्स लगेगा, या फिर कंजम्पशन ऑफ गुड्स के हवाले से कि कंज्यूम करते हैं बेसिकली, टैक्स असल कंजम्पशन पे देते हैं। तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज सेल टैक्स एक्ट। ये जो हम पढ़ेंगे इसको हम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कहेंगे। इट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये एक्ट जो है पूरे पाकिस्तान पे लागू है, हर जगह इसका है। It shall come into force on such a date as the federal government may by a notification in the official gazette appoint। जिस दिन ला बनता है, फाइनेंस बिल आता है, उस दिन से उसके मुताबिक ये लागू हो जाता है, जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट ऐलान करती है। अगर मैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की बात करूं तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो हैं, इनकम टैक्स में तो 240 ज़्यादा थे, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो है 77 है। 77 हम सेक्शन पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन सेल टैक्स एक्ट बाई इंक्लूडिंग मसलन सेक्शन कोई है 6A, 6B, 6C या 8A, 8B, C, ये मिला के हम करें तो टोटल 52 सेक्शन बनते हैं। और नंबर ऑफ सेक्शन ओमिटेड फ्राम द सेल्स टैक्स एक्ट 26 हैं। 26 जो है वो ख़त्म हो गए हैं सेक्शन, मतलब किसी वक्त पे लागू हुए, लेकिन लागू हुए और उसका ये जो था मकसद था उसका वो नहीं फुलफ़िल हो सका, तो इसलिए वो ओमिट कर दिए गए। देयर आर टोटल नंबर ऑफ, इसमें सेल्स टैक्स में कुछ शेड्यूल्स भी हैं, जिसमें शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है कि आपकी ये गुड्स हैं। टोटल 13 शेड्यूल हैं। 13 शेड्यूल में से जो 4 शेड्यूल हैं वो ओमिट हो चुके हैं, वो अब नहीं है। बाकी जो हैं 9 शेड्यूल्स कर रहे हैं, प्रिवेल कर रहे हैं। देयर आर 39 चैप्टर ऑफ सेल्स टैक्स रूल 26 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इसमें सेल्स टैक्स के रूल हैं जो रूल ऑफ बिज़नेस चलाने के लिए, इसको करने के लिए जो एक्ट में क्लियर नहीं चीज़ होती तो उसके लिए रूल बनाए जाते हैं, तो वो रूल देते हैं। ये अभी ओवरव्यू सारे का मैं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। शेड्यूल की अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ आपको समझने के लिए, तो शेड्यूल की बात इस तरह से होती है, एक थर्ड शेड्यूल आइटम्स है, मतलब उसमें सारी वो आइटम होंगी, वो क्योंकि आपके डेली यूज़ की हैं और आपको समझ आ जाएगी, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप सोप ख़रीदते हैं, टूथपेस्ट ख़रीदते हैं, पैक्ड गुड्स होती हैं जिस पे प्राइस लिखी होती है, साथ सेल टैक्स मेंशन होता है। आप किसी भी सुबह उठे जाके सोप का पैकेट लिया तो उस पर आपने देखा प्राइस लिखी है साथ है, ऐसे होता है ना। तो वो जो आइटम जिस पे पैक्ड हो और उस पे प्राइस लिख दी गई हो, वो प्राइस जो है टोटल मैन्युफैक्चरर जो बनाता है ना, वो मैन्युफैक्चरर टोटल पे कर देता है उस प्राइस को। अब मैन्युफैक्चरर ने जब टोटल पे कर दी तो अब अगली स्टेज तक बस उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, एंड से कंज्यूमर से वो ले लेते हैं वापस और मैन्युफैक्चरर। ये थर्ड शेड्यूल आइटम है। इसी तरह 6 शेड्यूल है। शेड्यूल क्या है, जिसमें मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि ऐसी चीज़ें जिन पे सिरे से टैक्स है ही नहीं, एग्जैम्प्ट है टैक्स। उसमें ये ब्रेड है, बटर है, टी है, जो अनपैक्ड हैं, जो अनब्रांडेड मसाले हैं, मिर्चें हैं, दिस दैट, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ताकि आम पब्लिक जो है उसको महंगाई ना महसूस हो। अच्छा, इसकी हर जो एक्ट होता है ना, उसका सेक्शन 2 जो होता है वो बेसिकली होता है, उसके डेफिनेशंस होती हैं जो उसमें बताई जाती हैं कि आपने ये चीज़ें जो हैं उसको, हर एक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है ना, किसी एक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी है, किसी की कुछ टर्मिनोलॉजी है,
तो वो सेक्शन 2 में उसकी डेफिनेशंस दी जाती हैं कि इस एक्ट की ये टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आ रहा है एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर, अब अगर हमने वो इनकम टैक्स में भी पढ़ा था, सेल्स टैक्स में भी है। एक्टिव टैक्स पेयर ऐसा टैक्स पेयर है जो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करता है, जो अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न टाइम पे फाइल करेगा, और जो वेल्थ अपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट टाइम पे फाइल करेगा। ये इधर जो है इसके सारी चीज़ें उल्ट बताई हुई हैं कि ऐसा जो ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। मसलन इसमें जो बताया है कौन कौन है, वो मीन्स द रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, इस कैटेगरी में नहीं आता। नंबर 1 तो कि ये वो ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ, या उसको ब्लॉक नहीं कर दिया गया, वो एक्टिव टैक्स पेयर होगा। दूसरा, वो जो सेक्शन 26 जो सेल्स टैक्स का है ना, ये इसकी सेल टैक्स रिटर्न के बारे में है। जो जिसने 2 मुसलसल रिटर्नें नहीं फाइल की सेल्स टैक्स की, उसको भी इनएक्टिव कर दिया जाता है। और जो रिटर्न इनकम टैक्स की ऑन टाइम फेल हो जाता है, मतलब आप ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते ना, तो आपको कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसी तरह जो कंसेक्टिव मंथली एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है, 165 सेक्शन है उसका विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स का। जो विद हेल्ड टैक्स मैंने इनकम टैक्स में आपको पढ़ाए थे कि वो बैंक का अपने विद हेल्ड कर लेते हैं, या कोई सैलरी करने वाला विद हेल्ड कर लेता है, वो अगर सेक्शन ऑन टाइम नहीं हुए तो उनकी भी होगा। अच्छा, इंपोर्टर मेरा ख्याल है आप जानते होंगे, इंपोर्टर कौन होता है जी? सब जानते हैं कौन होता है इंपोर्टर? बाहर के मुल्क से अंदर मंगवाता है। मीन एनी पर्सन ही इंपोर्ट्स एनी गुड्स इनटू पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर मंगवाता है। अच्छा, ये 2 टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ये इनपुट टैक्स और एक ये आउटपुट टैक्स है। ये पूरा सेल्स टैक्स इसमें इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के गिर्द घूमेगा। इसको आपने बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। क्या है इनपुट टैक्स? क्या है, जब आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने आप को कंसिडर करें कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है? आप बिजनेसमैन हैं, आपने कुछ परचेजेस की, जिस बंदे ने आपको सप्लाई दी, आपकी परचेजेस पे जिस बंदे ने सप्लाई दी, उसने अमाउंट के साथ सेल टैक्स 18% आपको लगा दिया। फ़र्ज़ किया 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 18% वो सेल टैक्स लगेगा, 118 की बन जाएगी। वो आपने अब ख़रीदी है, परचेज़ की है। अब जो बेचने वाला है उसने आपको ये चीज़ दी और आपने ख़रीदी है, तो उस पे जो टैक्स है वो आपके लिए इनपुट टैक्स होगा, ठीक है? आप काज़मी साहब ने आपको चीज़ बेची, तो काज़मी साहब ने 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 18% टैक्स लगाया और आपके पास चीज़ आ गई, तो आपके लिए वो 18 रुपये जो है वो इनपुट टैक्स है। आपने वो चीज़ बना के मैन्युफैक्चर करके मुझे बेच दी। अच्छा, अब जब मेरे पास आपने मुझे बेची, तो उसको आपने 200 रुपये की सपोज बेच दी और उस पर 18% टैक्स लगाया, तो वो 36 टोटल बन जाएगा। अब आप अगर मुझे बेचेंगे तो आपके लिए वो आउटपुट टैक्स होगा और मेरे लिए इनपुट टैक्स होगा। ऐसे ही सबसे पहला जो काज़मी साहब के लिए है वो क्या है? आउटपुट टैक्स है। आपके लिए वो इनपुट टैक्स है। फिर जो आपने मुझे बेची वो आपके लिए और मेरे लिए। अब ये आपने कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि ऐसी चीज़ टैक्स जो परचेजेस पे लगता है वो इनपुट टैक्स है, जो सप्लाईज पे आपकी लगता है वो आउटपुट टैक्स है। ये कंसेप्ट आपने क्लियर लगना, क्योंकि हमने ये सारा मैनेज करना जो है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने जब शर्ट ख़रीदी तो शर्ट ख़रीदने पे जो टैक्स पे हुआ था, जो यार्न बनाने वाले ने लिया, जो कपड़ा बनाने वाले ने लिया, जो डाई करने वाले ने लिया, वो सारा आके इधर जमा हो गया। तो वो उनका इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट होती जाती है। मतलब यार्न वाला जब बेचता है कपड़े वाले को, तो यार्न वाले का आउटपुट है, कपड़े वाले का इनपुट है। कपड़े वाला जब बेचता है आगे डाई करने वाले तो उसका वीवर का इनपुट है, इसका आउटपुट है, ठीक है? तो इसको हमने सारा कंजाइम करके कि एंड पे जो रिटेलर है उसने आपको जब बेचना है, रिटेलर ने, तो रिटेलर का वो आउटपुट होना है, ठीक है? और आप क्योंकि एंड कंज्यूमर है, आपने यूज़ कर लेना है। तो अब इसकी लॉ इसको क्या कहता है वो भी हम समझ लेते हैं। इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन, इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन जो है, सेल टैक्स में हम इनकम टैक्स में टैक्स पेयर कहते थे, सेल टैक्स की लैंग्वेज में रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे। इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स टू द पर्सन, यानी कि आपके हवाले से अगर पे की जाएगी ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स जो आपको की गई, वो इनपुट है, ठीक है?
अगर बाई द पर्सन, बाई कौन था जिससे की गई, काजमी साहब, काजमी साहब से की गई तो वो उनके लिए आउटपुट है, टू जिसको की गई उसके लिए इनपुट टैक्स है। टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड बाई द पर्सन। अब पर्सन ने बाई खुद करनी होती है, इम्पोर्ट आपने खुद करनी है, तो जो इम्पोर्ट पे टैक्स लगेगा वो भी इनपुट टैक्स होगा। तो अब आ गई आउटपुट टैक्स की बारी। तो आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन, रजिस्टर्ड पर्सन के हवाले से क्या होगा, टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाई हिम, जैसे कि बाई हिम उसको, या दूसरी आपने बाई आपसे हुई और टू मी की, ठीक है, जिसने बेची उस पे जो आउटपुट टैक्स है, जिसको बेची वो इनपुट टैक्स है। तो मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा खेल इसमें जो है ना इनपुट आउटपुट टैक्स का है। अच्छा, ये हमने कर ली। फिर टैक्स लेविड अंडर द फेडरल एक्साइज टैक्स 2025 इन सेल्स टैक्स मोड एज अ ड्यूटी एक्साइज ऑन द मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स आर द रेंडरिंग सर्विसेज आर प्रोवाइड। वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जिसमें आप गुड्स बेचते हैं या फेडरल एक्साइज टैक्स लगता है, वो उसका भी इनपुट आउटपुट ऐसे ही होगा जैसे सेल्स टैक्स का होगा। या सर्विसेज देते हैं, जैसे कि आपने कभी रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो वो साथ कहते हैं जी ये टैक्स भी दें, टैक्स भी लगा होता है। तो वो जो टैक्स होता है बेसिकली वो रेस्टोरेंट के लिए आउटपुट टैक्स होता है, तो वो हाँ आपके लिए वो इनपुट कहेंगे, लेकिन आप क्योंकि कंजम्पशन है, आप एंड कंज्यूमर है, तो इसलिए आपको वो पे करना पड़ता है। तो इसका ये सारा सिनेरियो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपके पास आता है। अच्छा, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे इस्तेमाल होती है, आप कभी जब आप बड़े बिज़नेस करते थे तो आप इनवाइस ख़रीदते थे। मसलन आपको जब वो कोई चीज़ बेच रहा था तो साथ इनवाइस देता होता था, उसको कहते हैं टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट होता है रिक्वायर्ड टू बी इशू अंडर सेक्शन 23। सेक्शन 23 के मुताबिक इनवाइस इशू की जाती है। सेक्शन 23 क्या कहता है, जो आपकी इनवाइस होगी उस पर क्या क्या होना चाहिए, वो इनवाइस सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए, एक सीरियल से चलनी चाहिए, उसकी सीरियल कनेक्शन डिसकनेक्ट नहीं होनी चाहिए, उस पर डेट लगी होनी चाहिए, उस पर जो सप्लायर है उसका भी नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस होना चाहिए, और जो बायर है उसका भी नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस होना चाहिए, और फिर उसमें जो चीज़ डिस्क्रिप्शन आप बेच रहे हैं वो भी होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन के अलावा उसकी अमाउंट कितनी है वो भी होनी चाहिए, नंबर्स कितने हैं वो भी होने चाहिए, और अमाउंट के साथ सेल टैक्स अलहदा से लिखा होना चाहिए। और इसमें आपने कभी इनवाइस ये देखी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना, क्वांटिटी भी होती है, प्राइस भी होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी होते हैं, और फिर सारी चीज़ें होती हैं ना, सेल टैक्स भी लगा होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें ये इनवाइस एज पर लॉ है, कानून ये कहता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लॉ इन चीज़ों को कहता है। अच्छा, फिर आ जाएगा टैक्सेबल सप्लाईज़। टैक्सेबल सप्लाईज़ कौन सी सप्लाईज़ होंगी, ऐसी सप्लाईज़ जिस पे टैक्स लगता है। मसलन अगर जैसे मैंने अभी तक आपको समझाया है, तो मैंने कहूँ कि गंदम सप्लाई की आपने, तो वो टैक्सेबल सप्लाई होगी? नहीं होगी। वेरी गुड चॉइस साहब। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने वो बात की है कि वो एग्जैम्प्ट है, एग्जैम्प्ट है, तो इसलिए नहीं होगी। मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सिर्फ अब टैक्सेबल गुड्स की बात हो रही है। मेड बाई एन इम्पोर्टर, वो इम्पोर्टर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। इम्पोर्टर जैसे आप समझ गए कि जो चीज़ें इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरर का क्या होता है भला? चीज़ें बनाता है। वेरी गुड। और होलसेलर कौन सा होता है? जो बल्क में चीज़ों को लेता है, इंक्लूडिंग डीलर, डीलर भी उसमें शामिल है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो चीज़ें मैन्युफैक्चर से लेके आगे रिटेलर को देता है, रिटेलर को देता है। इसकी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें ना पूरी, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बंदा होता है जो किसी मैन्युफैक्चरर ने या इंपोर्टर ने एक स्पेसिफिक एरिया के लिए अपॉइंट किया होता है। आप हमेशा देखते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर एक स्पेसिफिक एरिया का होता है। ये वर्ड इसमें लॉ में ये कहता है कि किसी मैन्युफैक्चरर ने या इंपोर्टर ने किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए जो बंदा अपॉइंट किया है वो डिस्ट्रीब्यूटर है। या फिर रिटेलर ये नीचे बैठे हैं या ये सारे हैं। अदर दैन द सप्लाई ऑफ गुड विच इज़ एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 13। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही पूछ ली कि वो गंदम होगी, आपने कहा नहीं। वेरी गुड, ये सही है आपने कहा। तो वो कहता है कि टैक्सेबल गुड्स अदर दैन, ऐसी गुड्स जो कि एग्जाम्प्ट हो चुकी हैं, वो सेक्शन 13 है। ऐसे ही हमें सारे सेक्शन याद हो जाएंगे। जैसे सेक्शन 26 मैंने बताया रिटर्न का, और सेक्शन 13 जो है ये है एग्जाम्प्ट गुड्स का, जिस चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता। इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0% अंडर सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 जीरो रेटेड को डील करता है। वो कहता है लेकिन जो चीज़ें इंक्लूड हैं, जीरो रेटेड जो है वो इसमें शामिल है। जीरो रेटेड का क्या आप मतलब समझते हैं आम फहम लबाज में, जो आप समझे हैं?
वो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग ही लग रहा है। कंफ्यूजिंग लग रहा है। जीरो रेटेड है तो फिर एग्जाम्पल में डाल दो। हाँ, आपने ये कहा कि वो जीरो रेटेड है तो एग्जाम्प्ट में डाल दो, बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जीरो रेटेड का मतलब है जिस पे टैक्स लगता है लेकिन एट द रेट ऑफ 0%। आप कहेंगे ये क्या बात हुई यार, ये अजीब बात है, आप उसे सिर्फ एग्जाम्प्ट ही क्यों नहीं कहते, उसे ये कहते हैं जीरो रेटेड कहे। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि अगर तो हमने गंदम हमने एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, वो तो एग्जैम्प्ट गुड्स है, उस पर कभी टैक्स लगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा बंदा जो कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, कपड़ा अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्या अगर वो यूरोप में कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है या कुछ मेड अप्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो यूरोप वाले उसे सेल टैक्स देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसका अपना मुल्क है, हमारा अपना। हर कंट्री से टैक्सेशन आप अपने मुल्क से ले सकते हैं, दूसरों से नहीं ले सकते। तो अब जो सप्लाई करेगा एक्सपोर्टर, वो अब गुड्स जो कपड़ा वैसे क्या अपना टैक्सेबल है ना, अब कपड़ा है तो टैक्सेबल, लेकिन अगले से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा वो जीरो रेटेड टैक्स उसे लगाएगा, लेकिन एट द रेट ऑफ 0% पे। तो उसने जो पीछे किया होगा टैक्स वो उसको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर गंदम उसने की है तो फिर चाहे उसने पीछे कुछ दिया भी है उसे टैक्स नहीं मिलेगा, पीछे से नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वो टैक्सेबल चीज़ ही नहीं है। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ज़ीरो रेटेड क्या है और टैक्स है। तो इसमें उसे कहता है कि ऐसी सप्लाई जो टैक्सेबल भी हो और ज़ीरो रेटेड भी हो वो इसमें शामिल है, लेकिन एग्जैम्प्ट सप्लाईज इसमें शामिल नहीं है। ये अभी हम बात कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट समझ रहे हैं क्या, ताकि कंसेप्ट आपको आएंगे ना तो फिर आप टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, तो फिर ला समझना आसानी होगा। घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये उससे बहुत आसान है। आप जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं उससे काफ़ी आसान है ये चीज़ें। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ सप्लाईज की बात कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे की जाती है, किसको कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन ये है कि जिस चीज़ पे टैक्स लगना है वो कौन सी चीज़ हो गई। इसके लिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ी, तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जब हम बाहर से चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है उस पर जो क्राय शराय डलते हैं, इंश्योरेंस होती है, वो भी उसमें शामिल हो जाती है। फिर उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, वो भी उसमें शामिल हो जाती है। रेगुलेटरी ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो भी ड्यूटियाँ टैक्सेस लगते हैं वो शामिल होने के बाद कीमत बनती है वैल्यू, जिस पे सेल्स टैक्स लगता है। तो मतलब ये हुआ कि सेल टैक्स कब लगेगा? जब सारी ड्यूटी एंड टैक्सेस उसमें शामिल हो जाएंगे, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। असल वैल्यू प्लस उस पर जो ड्यूटी लगी है वो बन के, तो उसमें अब ला इसके बारे में क्या कहता है वो भी पढ़ लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाईज द कंसिडरेशन इन मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज़, यानी कि जो कंसिडरेशन ऑफ मनी आप रिसीव कर रहे हैं जिसमें शामिल होंगे तमाम फेडरल और प्रोविंशियल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इफ़ एनी विच द सप्लायर रिसीव फ्राम द रिसिपेंट फॉर दैट सप्लाई बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। लेकिन उसमें सेल टैक्स शामिल नहीं हुआ, सेल टैक्स उस अमाउंट पे लग रहा है, टोटल पे लग रहा है, उस अमाउंट पे जिसमें सारी चीज़ें शामिल होने के बाद लग रहा है कि जो उसमें वेसल वैल्यू, कंसिडरेशन ऑफ मनी प्लस ड्यूटी प्लस टैक्सेस जो भी हैं वो शामिल होने के बाद फिर सेल्स टैक्स जो है आएगा। तो ऐसे ही ज़ीरो रेटेड सप्लाईज मीन टैक्सेबल सप्लाईज विच इज़ अ चार्ज टैक्स एट द रेट ऑफ 0% अंडर सेक्शन 4 जो मैंने आपको बता दिया है और उसके मुताबिक है। तो आपका यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई समझ आ रही है, अगर प्रॉब्लम है तो बताएं। यहाँ तक क्लियर है? लें जी, उसके बाद टर्मिनोलॉजी आती है स्कोप। ये थी कुछ बीच में मैंने की, डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बाकी ऐसी हैं कि सीधी सीधी उससे समझ आ जाती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बीच में ही समझा दिया। ये ऐसी इंपॉर्टेंट थी जिनका ज़रा, जिनके बगैर जिनकी समझ आने में थोड़ा सा चीज़ों की ज़रूरत थी। टेक्निकल चीज़ें मैंने कोई थोड़ी सी डिस्कस की हैं, बाकी तो वैसे डेफिनेशन बहुत हैं, वो आती जाएंगी, साथ साथ हम समझते जाएंगे। तो अब इस पे चार्जेबिलिटी कैसे होती है, सेल्स टैक्स लगता कैसे है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज होगा, टैक्स लेवी होगा एंड पेड होगा टैक्स नोन एज अ सेल्स टैक्स एट द रेट 18% ऑफ द वैल्यू। वैल्यू ऑफ गुड्स हमने पढ़ ली है कितनी है, जितनी भी वैल्यू होगी गुड उस पे टैक्स कितना चार्ज होगा? 18%। यानी कि टैक्स का रेट क्या हो गया? 18%। जो आज की डेट में प्रीवेल कर रहा है वो 18% है। मतलब कोई भी चीज़ आप टैक्सेबल ख़रीदते हैं
तो आपको वो साथ 18% सेल टैक्स लगाएगा। तो फिर आप ज़बान ज़द आम में सुनते रहे होंगे सेल टैक्स लग गया, सेल टैक्स बढ़ गया, सेल टैक्स कम हो गया। अच्छा, फिर उसकी ये सब सेक्शन 1 था। सब सेक्शन 1 की क्लास ए कहती है टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाई अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरीड ऑन बाई हिम एंड, यानी कि वो ऐसी गुड्स किस पे जो एक फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए यूज़ हो रही है, कि आगे जैसे कि स्पिनर जो था धागा बना के उसने वीवर को दिया कि वो एक बिजनेस एक्टिविटी आगे चलनी है, या तो इसके लिए सप्लाईज हुई है, या फिर गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन एनी टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ के गुड्स इंपोर्ट की, फ़र्ज़ किया कराची से इंपोर्ट हुई है ना, क्लियर हुई है, तो उधर टैक्स ले लिया जाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखता ये पंजाब में जानी है, पेशावर जानी है, कहाँ जानी है, लेकिन ये है कि टैक्स उधर इंपोर्ट हो गई तो उस पर टैक्स ले लिया जाएगा, ये सेल टैक्स। अच्छा, नोटविथ स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 की प्रोविजंस को जब ऐसे बात करते हैं तो इसका कहता है कि उसको मद्देनज़र रखते हुए कि वो तो एज इट इज़ रहेगा। टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंपोर्टेड गुड्स स्पेसिफाई इन 3rd शेड्यूल शैल बी चार्ज टैक्स एट द रेट ऑफ 18% ऑफ द रिटेल प्राइस आर इन केस ऑफ सच प्राइस इंपोर्टेड आर आल्सो स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल एट द रेट स्पेसिफाइड देयर इन रिटेल देयर ऑफ। इसका कहते हैं कि अगर 3rd शेड्यूल आइटम भी है जिसके ऊपर प्रिंट हुआ है उन पे भी टैक्स का रेट 18% है, और जो 8 शेड्यूल है जिस पे रिड्यूस टैक्स है, मतलब टैक्सेस के रेट डिफरेंट है, वो जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें आए। कहता है यहाँ 8 शेड्यूल की बात कर रही है, उसमें भी अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स शैल बी, ये जो 3rd शेड्यूल की बात कर रहा है, 3rd शेड्यूल में वो कहते हैं लेजिबली प्रोमिनेंटली एंड इंडेबली प्रिंटेड आर इम्बोज्ड बाई द मैन्युफैक्चरर। जो 3rd शेड्यूल आइटम होगा, मैंने जो साबन की आपको एग्जांपल दी थी उस पर वो प्राइस लिखी होती है, प्रिंट होती है, यह कहते हैं वह यहाँ इम्बोज हो उसमें कि वो नज़र आए कोई सेल टैक्स अलहदा से है, दूसरी प्राइस अलहदा से है, यहाँ ऊपर प्रिंटेड हो डेलिबरेटली, वो मैन्युफैक्चरर लिख के भेजता है। अब जो सूफी सोप या कोई भी सोप बनाता है तो वो उसी को लिख के भेजता है ना, ये खोखे वाला तो नहीं लिखता उस पर। आर द इम्पोर्टर, अगर कोई इम्पोर्टेड गुड्स है तो फिर वो इम्पोर्टर उस पर मैन्युफैक्चरिंग वो गुड्स लगाएगा इम्पोर्टेड गुड्स में। मसलन इम्पोर्टेड इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स आर ईच आर्टिकल पैकेट कंटेनर पैकेज कवर लेबल आर केस में भी, कोई भी यानी कि चीज़ है उसके जितना भी कंटेनर है उस पे जो है ना वो इम्पोर्टर लगाएगा। ठीक है। सब क्लास AA है, गुड्स स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल शैल बी चार्ज टैक्स एट सच रेट सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन लिमिटेशन एज स्पेसिफाइड देयर इन, कि वो जो जितना 8 शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है हर आइटम के अलग-अलग दिया गया है सारे, जैसे कि 3rd शेड्यूल में भी हर आइटम बताई गई है, 6th शेड्यूल में भी हर आइटम बताई गई है कि ये आइटम एग्जाम्प्ट है, और 3rd में भी बताई गई है कि ये आइटम है जिस पे मैन्युफैक्चरर पे करेगा उस पे प्राइस लिखेगा, और इसी तरह 8 शेड्यूल में भी बताई गई है किस रेट से लेना है, किसी पे 12% है, किसी के 8% है, किसी पे तर्ज है। अच्छा, अब जो दी लाइबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी, अब लाइबिलिटी किसने पे करनी है, टैक्स पे कौन करेगा। ठीक है, अब आप ये बताएं कि काजमी साहब जब आपको बेच रहे थे तो वो टैक्स अक्सल में किसने पे किया? नहीं, काजमी साहब ने 100 रुपया जमा 18 लगा के आपको इनवाइस दे के आपसे 118 ले लिए, तो आपने दिया ना। हाँ, जो रिसीव कर रहे हैं तो इन्होंने गवर्नमेंट के इन्होंने जाके बैंक में इन्होंने जमा करवाया, ले आपसे लिया। इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द पर्सन मेकिंग द सप्लाई, अब वो आपको पर्सन जो सप्लाई मेक कर रहा है आपको सप्लाई उसने की है, अब जिम्मेदारी उसकी है कि आपसे उन्होंने कलेक्ट कर लिया है लेकिन बैंक में वो जमा कराएगा। इन केस ऑफ गुड इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान द पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स, अब जो इंपोर्टर कर रहा है इंपोर्ट कर रहा है वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। ठीक है, टैक्स आपने दिया, जमा जाके गवर्नमेंट को इन्होंने करवाना है। ये टैक्स की चार्जेबिलिटी की अभी हम बात कर रहे हैं। Notwithstanding anything contained in clause A sub clause 3 of the board of the federal minister in charge may by the notification in specify goods respect of which the liability to pay tax shall be a person receiving the supply। अब हमने बात ये की थी कि वो आपने गुड्स तो आपने आपको दी, आपने दिया, लेकिन ज़िम्मेदारी उनकी थी पे होने की। लेकिन इसमें कहते हैं कि अगर कोई वो मिनिस्टर इंचार्ज से इजाज़त लेके अगर ये ज़िम्मेदारी लग जाए कि नहीं जो रिसीव करने वाला है वही टैक्स जमा करवाएगा, ये केस किस सिचुएशन में है? ये केस इस सिचुएशन में है
जो कॉटन जिनर को समझते हैं आप, कॉटन जिनर है जो धागा बनाने की फैक्ट्री में जो लिंट देता है, जो रुई देता है, फिर उससे धागा बनता है। अब रुई वाला इतना कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं था सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था, तो वो ये करते थे कि सेल टैक्स बेच के सेल टैक्स लेके तो गायब हो जाते थे। सेल 18% एक मेरे देखे ना, उसने करोड़ की चीज़ बेची और 18 लाख रुपया उस पर सेल टैक्स है, तो इतना तो वैसे उसे प्रॉफिट नहीं आ रहा था शायद, वो गायब हो जाते थे। तो उसमें ड्यूटी लग गई कि नहीं, ये स्पिनर जो है जिसको वो रुई देगा, स्पिनर खुद जमा करवाएगा। तो ये बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें वो खुद जमा करवाएगा। अब 3B जो है, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3 sales tax on the import and supply of goods specified in 9th schedule, जिसमें सेलुलर फ़ोन होते हैं। फ़ोन्स जो है ना, इन पे किस तरह से टैक्स लगता है, इनसे लगता है इनकी प्राइस के मुताबिक कि इतने डॉलर का है तो इतना इस पे टैक्स होगा, इतने डॉलर का है तो इतना टैक्स होगा। इनकी केस में वो कहता है टू दिस एक्ट शैल बी चार्ज कलेक्टेड एंड पेड एट द रेट इन दिस मैनर एट द टाइम सब्जेक्ट टू द procedures and condition as specified therein as may be prescribed, and the liability to charge, collect and pay the tax shall be on the phone specified therein। कि जिस तरह से स्पेसिफाई किया जाएगा कि इंपोर्ट स्टेज पे लेना है, एक ये हो सकता है, या जब सिम एक्टिव होगी उसमें उस स्टेज पे लेना है, जो उसमें इंपोर्टर ही मोस्टली होता है वो लेगा और वो जमा करवाएगा। अच्छा, ये थी कि अब टैक्स कैसे लेना, कैसे जमा करवाना, और इस पे हमारी बात आ गई। फिर इसमें हमने बात की पूरी के उसकी कुछ टर्म्स थी, वो टर्म्स हमने सीखी, और सेल टैक्स का कौन सा लॉ था, ये आज थोड़ा सा ओवरव्यू था इसके हवाले से ना। तो फिर अब हम एक एक सेक्शन को लेके चलेंगे, फिर रिटर्न की बात होगी, रिटर्न में इनपुट आउटपुट किस तरह से है। तो इस अब तक आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। आज से हमारा सेल्स टैक्स स्टार्ट हो गया है। वैसे तो सेल्स टैक्स पे मेरे लेक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी भी अवेलेबल हैं, लेकिन अब जो क्लास के साथ इंटरेक्शन के साथ ज़्यादा समझ आने वाले हैं वो आज से शुरू हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सेल्स टैक्स सीखें और फिर दूसरों को भी सिखाएं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपके ज़हन में बात आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।